Assalamu alaikum. To continue our lecture series on the group theory, in this lecture we'll discuss what is a residue class modulo n. हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि रेजिड्यू क्लासेस हमारे पास क्या होती हैं और ये किस तरीके से फाइंड की जाती हैं और इसका कैले टेबल कैसे बनता है। ठीक है, हम सारी डिस्कशन इसी ग्रुप में ही लेक्चर में ही करेंगे। ठीक है, सो लेट कर लेते हैं कि वाई बी एनी इंटीजर। वाई हमारे पास क्या एक एनी इंटीजर है। ठीक है, द रेजिड्यू क्लास ऑफ वाई, द रेजिड्यू क्लास ऑफ वाई अंडर मॉडुलो एन इज। ठीक है, हमारे पास एक वाई इंटीजर है तो हमने क्या करना है कि इसकी क्लास फाइंड करनी है अंडर मॉडुलो एन। किस तरीके से कि वाई की क्लास में क्या आएगा, एक्स बिलोंग करेगा किसमें, सेट ऑफ इंटीजर्स में से, एंड एक्स कांगुरेंट है वाई मॉडुलो एन। ठीक है, अब एक्स कांगुरेंट है मॉडुलो एन का क्या मतलब है कि दो इंटीजर्स आप लें। क्या लें, दो इंटीजर्स आप लें, दो इंटीजर एक्स एंड वाई हमने लिए, वो कांगुरेंट होंगे मॉडुलो एन में इफ एंड ओनली इफ x and y have same remainder when divided by n, where n is integer greater than 1। कहता है कि देखें कि दो इंटीजर ले, हम उसको कांगुरेंट मॉडुलो n ये बोलेंगे। कब बोलेंगे कि जब हम इनको डिवाइड करें n से। ठीक है, तो हमें क्या मिले, सेम रिमाइंडर मिले। अब इसका क्या मतलब है, देखें इसमें आप एक एग्जांपल में आपको समझाती हूँ। देखें हमारे पास से डेट क्या है, 17 है। क्या है, 17 है। हम 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर कितना रह जाएगा, 1 रह जाएगा। कितना रह जाएगा, 1 रह जाएगा। आप 21 लें। ठीक है, आप इसको 4 पे डिवाइड करें। ठीक है, आप इसको क्या करें, 4 पे डिवाइड करें और हमारे पास ठीक है, तो हमारे पास रिमाइंडर कितना रह जाएगा, 1 रह जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कहता है, अब देखिए एक्स एंड वाई हैव, एक्स एंड वाई, एक्स हमारे पास से डेट 17 है, वाई हमारे पास कितना है, देखिए 21 है। वाई हमारे पास कितना है, 21 है। उसने फिर नेक्स्ट बोला हुआ है हैव सेम रिमाइंडर, तो क्या इन दोनों का जो रिमाइंडर आर है, ठीक है, दोनों का क्या है, सेम रिमाइंडर है जी। ये बात समझ आ रही है हमें। ठीक है, व्हेन डिवाइडेड बाय एन, दोनों को हमने किससे डिवाइड किया, एन हमारे पास कितना है, 4 है। ठीक है, तो फिर कहता है इफ एंड ओनली इफ, ये स्टेटमेंट है कि दो इंटीजर कांग्रुएंट मॉडुलो एन होंगे अगर ये जो दो इंटीजर्स हैं ना हमारे पास, इनका सेम रिमाइंडर आए। ठीक है, सेम रिमाइंडर आए जब इसको n से यानी 4 से डिवाइड करें और n हमारे पास रिस्ट्रिक्शंस थी हमारे पास कि ग्रेटर देन किससे हो, 1 से हो। आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी कि वो हमें क्या ना क्या चाहता है। ठीक है, कि यानी तो फिर इसका क्या मतलब होगा कि इफ एंड ओनली इफ की स्टेटमेंट थी, तो इसका मतलब है कि 17 जो है वो कांगुरेंट है 21 मॉडुलो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। आई होप सो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी डेफिनेशन की। हम इसको एक एग्जांपल्स पे अप्लाई करते हैं कि रेसिड्यू क्लासेस हम कैसे फाइंड करते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, वाई की क्लास फाइंड करनी है। ठीक है, और यहाँ पे एन को हमने लोगों ने रिस्ट्रिक्ट कर लिया है कि एन हमारे पास कितना है, 4 है। ठीक है, अब एन हमारे पास 4 है। अब मुझे यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे करना है कि आप मुझे एक बात बताएं कि जब आप 4 से कोई कितने से बड़ा एलिमेंट मतलब इंटीजर क्यों नहीं है, कितने से छोटा इंटीजर क्यों नहीं है, आप जब उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारे पास क्या क्या आ सकते हैं। हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम, कि जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर सम केसेस में 0 आएगा, सम केसेस में रिमाइंडर हमारे पास 1 आएगा, सम केसेस में हमारे पास रिमाइंडर 2 आएगा और सम केसेस में रिमाइंडर 3 आएगा। इन 4 के अलावा क्या आपको कोई और रिमाइंडर कभी मिला? ठीक है, इनके अलावा हमें कभी कोई और रिमाइंडर नहीं मिलता। ठीक है, तो अब देखें कि ये जो है ये 4 एलिमेंट होंगे हमारे पास। ठीक है, जब हम n की यानी मॉडुलो n की क्लासेस फाइंड करेंगे, अंडर मॉडुलो n में क्लासेस फाइंड करेंगे। ठीक है, ये नहीं देखें, अब मुझे क्या फाइंड करना है, 0 की क्लास। तो 0 किन केसेस में आता है, जब हम उसको 4 से डिवाइड करें। 0 यानी 4 से डिवाइड करें तो हमें 0 मिलता है। ठीक है, 4 से डिवाइड करने पे 0 मिलता है। जब और कब 0 मिलता है, जब हमारे पास पूरा 4 हो तो 4 को डिवाइड करने पे हमें 0 मिलता है। 8 हो, ठीक है, 8 हो, 12 हो, ये सारी ठीक है हमें समझ आती है कि जब ये केसेस हों तो 4 पे डिवाइड, ये जब ये चीज़ें आती हैं तो हमें 4 पे डिवाइड करने पे क्या मिलता है, रिमाइंडर 0 मिलता है। ठीक है, ये बात समझ आती है हमें। हमें 1 कब मिलता है, हमें 1 पे मिलता है। ठीक है, या फिर हमें 5 पे मिलता है, या फिर हमें 9 पे मिलता है, या फिर हमें 11 पे मिलता है। ठीक है, ये बात भी हमें समझ आती है। ठीक है, दो मतलब 2 रिमाइंडर कब आता है हमारे पास,
जब 2 हो, या फिर जब 6 हो, या फिर 11 हो, सॉरी, या फिर 10 हो, या फिर 12 हो। सॉरी, यहाँ पे 13 आना था तो मिस्टेक होगी। ठीक है, 13, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, 14 है, तो तब हमारे पास रिमाइंडर आता है। ठीक है, 2 आता है। हाँ, ये बात हमें समझ आती है। ठीक हो गया। अब हमारे पास 3 रिमाइंडर कब आता है, जब हमारे पास 3 हो, 7 हो, ठीक है, 11 हो, ठीक है, और हमारे पास क्या हो, 15 हो। अब क्वेश्चन राइज होता है, चलेंगे, ये तो हमें 4 क्लासेस की समझ आ गई। ठीक हो गया। अगर हम इसके अलावा क्लास फाइंड करना चाहिए, यानी 4 की क्लास फाइंड करना चाहिए, तो 4 की क्लास में क्या आएगा, 0 आएगा, 4 आएगा, 8 आएगा, इस तरह सोन चलता जाएगा। ठीक है, इस तरह सोन चलता जाएगा। तो फिर हम 4 की क्लास क्यों लिखें, जबकि 4 की क्लास ऑलरेडी हम लोगों ने लिख ली है कि 4 की क्लास में वही एलिमेंट्स आएंगे जो 0 की क्लास में आएंगे। ठीक है, इस तरीके से आप 5 की फाइंड करके देखें। 5 की क्लास में क्या आएगा, 1 आएगा, 5 आएगा, 9 आएगा, 13 आएगा, सोन इस तरीके से आएगा। तो हमें क्या फ़ायदा ये क्लासेस चेक करने का। ठीक है, हमारे पास जो पहले ही 5 जो कि 1 की क्लास में आ चुका है, और 5 की क्लास में भी वही सेट बनना है जो हमारे पास ये 1 की क्लास में बना है। सो हमारे पास, हमें इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे पास यही 4 क्लासेस होंगी। ठीक है, तो अगर ये 4 क्लासेस होंगी तो रेजिड्यू क्लासेस मोडुलो n हम किस तरीके से लिखते हैं, ये 4 की क्लास है तो हम यहाँ पे 4 आ जाएगा। अगर जनरल बात करेंगे तो हम m लिख लेंगे। ठीक है, उसमें हमारे पास क्या आएगा, 0 की क्लास आ जाएगी, ठीक है, 1 की क्लास आ जाएगी, ठीक है, 2 की क्लास आ जाएगी, और 3 की क्लास आ जाएगी। ठीक है, अब हम अपने बेनिफिट के लिए सम टाइम इसको ऐसे भी लिख लेते हैं, 0 के ऊपर बार डाल देते हैं, 1 के ऊपर बार डाल देते हैं, 2 के ऊपर बार डाल देते हैं, और 3 के ऊपर बार डाल देते हैं। ठीक है, तो ये Z4 आ गया। फिर हम अपने बेनिफिट के लिए हम इसको इस तरीके से भी लिख लेते हैं ताकि हमें सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो, 0 1 2 3। ठीक है, इस तरीके से भी लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गया, Z4 आ गया अंडर मॉड्यूलो 4। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास ये क्लासेस डिफाइन होती हैं। ठीक है, आई होप सो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अब क्वेश्चन राइज होते हैं कि अगर हमसे यानी हमसे क्वेश्चन कर लिया जाए कि 0 की क्लास में क्या आएगा, तो क्या सिर्फ ये पॉजिटिव इंटीजर्स ही आएंगे, नेगेटिव इंटीजर्स नहीं आएंगे? आएंगे। एक्चुअली ये पूरी क्लास नहीं है इसकी, सिर्फ हमने पॉजिटिव इंटीजर्स लिखे हैं। इस क्लास में नेगेटिव इंटीजर्स भी आते हैं। तो अच्छा, फिर इसका मतलब है कि अगर 0 की क्लास में ये पॉजिटिव इंटीजर आते हैं तो पॉजिटिव फाइंड करना तो बहुत ईजी हो जाता है। ठीक है, अब नेगेटिव लिखना हो तो फिर तो हमें बहुत मुश्किल आएगी। तो उसका क्या प्रोसीजर होगा, उसके लिए भी एक सिंपल सा ही है। देखें वो क्या होता है, यानी अगर हमने किसी भी एलिमेंट की क्लास फाइंड करनी हो, ठीक है, वो किस तरीके से डिफाइन की जाती है, a+kn। जहाँ पे n होगा वो मॉडुलो n ही होगा। ठीक है, जिसका हमने फाइंड करना होगा, और जो k होगा वो सेट ऑफ इंटीजर्स में बिलोंग करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमने इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेते हैं। ठीक है, अब मुझे ये बताएं कि सेट ऑफ इंटीजर्स को हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं, 0 +-1 +-2 इस तरीके से डिफाइन करते हैं। ठीक हो गया, यहाँ पे आपने के को वैल्यू देते जाना। पहले ए आ जाएगा जब के को 0 वैल्यू दी, फिर a+-1 n आ जाएगा जब हमने के को +- वैल्यू दी, फिर a+-2 n आ जाएगा जब के को हमने +-2 वैल्यू दी, एंड सो ऑन चलता जाएगा। जी, ये बात हमें समझ आती है। ठीक हो गया, नेक्स्ट देखें। अब मुझे एक बात बताएं, अगर मैंने 0 की क्लास अंडर मॉडुलो 4 फाइंड करनी हो, यानी मैंने ए को अगर 0 वैल्यू दे दी है, ठीक है, अब मैंने ए को अगर 0 वैल्यू दे दी है, ठीक है, ए को मैं अगर 0 वैल्यू दे दूं और एन को मैं 4 वैल्यू दे दूं, ठीक है, एन को मैं 4 वैल्यू दे दूं, तो मेरे पास क्या आएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे +-4 आ जाएगा, +-2 और 4 8 हो जाएगा, एंड सो ऑन, ये चला जाएगा। ठीक है, इस तरह 0 की क्लास हमारे पास किस तरीके से डिफाइन हो जाएगी, 0 यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, यानी हम इसको ठीक तरीके से लिखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे +4 आ जाएगा, यहाँ पे +8 आ जाएगा, इसी तरह इधर -4 आ जाएगा और -8 आ जाएगा, और इस तरीके से चलता जाएगा। एक्चुअली ये हमारे पास पूरी क्लास होती है 0 की। ठीक है, लेकिन हम जब इसको ग्रुप थ्योरी में डिस्कस करते हैं ना, तो हम इसको मतलब सिंपल ही लिख लेते हैं, सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स ही लिख लेते हैं, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर्स में ही सारा कुछ कवर हो जाता है। ठीक है,
तो एक्चुअली क्लास इस तरीके से डिफाइन की जाती है। आप इसी तरह 1 की क्लास यहाँ पे 1 सब्स्टिट्यूट करके 1 की क्लास फाइंड कर सकते हैं, 2 की फाइंड कर सकते हैं, किसी की भी फाइंड कर सकते हैं। जब मॉडलो हमारे पास चेंज हो तब भी हम डायरेक्ट ये वाले इस मेथड से हम डायरेक्ट क्लास फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, आई होप सो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट हम ना Z4 का कैले टेबल भी बना लेते हैं कि कैले टेबल इसका कैसे बनता है, ये चेक करने के लिए कि Z4 हमारे पास ग्रुप है या नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि अगर हमारे पास मॉडुलो 4 हो तो क्या वो हमारे पास ग्रुप होता है या नहीं होता। ठीक है, तो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि यूज़ ऑफ द कैले टेबल, और हमने देखा था कि अगर हमारे पास फाइनाइट सेट होता है तो कैले टेबल का यूज़ करना बहुत ज़्यादा हमारे लिए ईजी होता है, ये चेक करने के लिए गिवन सेट हमारे पास ग्रुप है या नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ग्रुप अंडर एडिशन होते हैं। ये हमारे पास क्या होते हैं, ग्रुप अंडर एडिशन। ठीक है, अब देखिए 0 को अगर 0 में ऐड करें तो हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। 0 को 1 में ऐड करें तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। 0 को 2 में ऐड करें 2 मिलेगा। 0 को 3 में ऐड करें 3 मिलेगा। 1 को 0 में ऐड करें तो 1 मिलेगा। 1 को 1 में ऐड करें तो 2 मिलेगा। 1 को 2 में ऐड करें तो 3 मिलेगा, और 1 को 3 में ऐड करें तो हमें क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। जब हमारे पास 4, हमने अभी लास्ट में डिस्कस किया 4 किसकी क्लास में आता है, 0 की क्लास में आता है। कैसे, जब हम 4 को 4 पर डिवाइड करते हैं ना तो हमें रिमाइंडर क्या मिलता है, 0। तो हमने रिमाइंडर लिखना होता है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब 2 को 0 में ऐड करें तो 2 आ जाएगा। 2 को 1 में ऐड करें तो 3 आ जाएगा। 2 को 2 में ऐड करें तो 4 आएगा, और 4 से हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, समझ आती है। चलें, 2 को 3 में ऐड करें तो 5 आएगा। 2 को 3 में ऐड करें तो 5 आएगा, और हम इसको 4 पर डिवाइड करें तो हमें क्या मिलेगा, रिमाइंडर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो हमने क्या लिखना होता है, रिमाइंडर लिखना होता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट 3 को 0 में ऐड करें 3 आ जाएगा। 3 को 1 में ऐड करें तो 4 आएगा, रिमाइंडर 0 लिखेंगे। 3 को 2 में ऐड करें 5 आएगा, रिमाइंडर 1 लिखेंगे। 3 को 3 में ऐड करेंगे तो 6 होगा। 6 को 4 पर डिवाइड करें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। रिमाइंडर कितना आया, 2, तो 2 लिख देंगे। ठीक है, आई होप सो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। ठीक है, कि कैले टेबल का यूज़ करना कितना ज़्यादा ईजी है हमारे लिए। ठीक है, और हमने यहाँ पे चेक करना हो कि हमारे पास जो ये वाकई ग्रुप है या नहीं है, यानी 4 प्रॉपर्टीज़ हमने चेक करनी होती है। ठीक है, वो भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, देखें अब हमारे पास इस ग्रुप की हमने पहली बात है हमने चेक करनी होती है क्लियर प्रॉपर्टी। हमने कौन सी प्रॉपर्टी चेक करनी होती है, क्लियर प्रॉपर्टी। क्लियर प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है कि आप 2 एलिमेंट लें, यानी G1 एंड G2 2 एलिमेंट लें। अब हमारे पास अंडर एडिशन ऑपरेशन है, इन दोनों को ऐड करें तो रिजल्टेंट जो G3 है वो किस में बिलोंग करे, Z4 में बिलोंग करना चाहिए। ये एडिशन प्रॉपर्टी कहती है हमें। ठीक है, अब देखें ये जो हमारे पास ये मैट्रिक्स आया है, ये हमारे पास जो मैट्रिक्स बना है, ठीक है, क्या इसमें कोई ऐसा एलिमेंट आपको मिला है जो इन 4 एलिमेंट के अलावा हो, नहीं, हमें सारे के सारे एलिमेंट इस यही वाले हैं। ठीक है, तो हम कहेंगे क्लियर प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। एसोसिएटिव वैसे भी होल्ड कर जाती है एडिशन में। ठीक है, क्लियर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, फर्स्ट रो जो हमारी है, ठीक है, ये जो 4 एंट्रीज है इसके साथ कौन सी और एंट्रीज मैच हो रही हैं सेम टू सेम कॉपी पेस्ट में, ये 0 के साथ 0, 1 के साथ 1, 2 के साथ 2, 3 के साथ 3। ठीक है, ये कॉपी पेस्ट है, तो इसकी आइडेंटिटी क्या होगी, 0 होगी। आइडेंटिटी इस केस में हमारे पास क्या आ जाती है, आइडेंटिटी हमारे पास आ जाएगी, ठीक है, 0 आ गई। आइडेंटिटी हमारी क्या आ गई, 0 आ गई। लास्ट में एक प्रॉपर्टी रहेगी, वो इन्वर्स है। इन्वर्स क्या होगा, देखें अब इन्वर्स अंडर एडिशन कहता है कि अगर ए एलिमेंट आपके पास किसी सेट यानी जी में बिलोंग करता है ना, इन्वर्स की प्रॉपर्टी, तो उसके लिए हमारे पास -a एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है, जो जी में बिलोंग करता हो, और इन दोनों को जब हम ऐड करें तो रिजल्टेंट हमें आइडेंटिटी यानी 0 मिले। ठीक है, तो आप मुझे बताएं कि हमने ये प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, तो यहाँ से ग्रुप यानी टेबल में चेक करें 0 को हमने कब हमें 0 मिला, 0 को 0 में ऐड करने से हमें 0 मिला, तो 0 का इन्वर्स फिर क्या हो गया, 0 ही हो गया। 1 हमें 1 इधर गया, 0 कब मिला, जब हमने उसको देखा 3, यानी 1 को 3 में ऐड किया तो 0 मिला, यानी 1 का इन्वर्स क्या हो गया, 3 हो गया। 1 का इन्वर्स हमारे पास क्या हो गया, 3 हो गया। ठीक है, तो हमें क्या मिला, 0 मिला। ठीक है, तो 1 का इन्वर्स फिर क्या है, 3 है, यानी 1 का इन्वर्स हमारे पास क्या है, 3 है। ठीक है, ये भी होगी समझ। 2 में हमें 0 कब मिला, जब हमने इसको 2 में ऐड किया, तो 2 का इन्वर्स हमारे पास, यानी 2 को 2 में ऐड किया तो हमें 0 मिला। 2 का इन्वर्स हमारे पास क्या आ गया, 2 आ गया। 2 का इन्वर्स हमारे पास क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है, ये भी समझ आ गई। 3 में हमें 0 कब मिला, 3 में हमें 0 मिला जब हमने इसको ऐड किया
1 में, ठीक है। तो 3 का इन्वर्स क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। 1 का इन्वर्स 3 और 3 का इन्वर्स 1 होता है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, ये 3 का इन्वर्स आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखें 4 के 4 हेक्सेम होल्ड कर गए, ठीक है। 4 के 4 हेक्सेम होल्ड कर गए, और हम चेक कर सकते हैं कि जब हमारे 4 के 4 हेक्सेम होल्ड कर जाते हैं तो दैट सेट हमारे पास क्या बन जाता है, ग्रुप बन जाता है, ठीक है। आई होप सो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गई हो कि क्लासेस किस तरीके से फाइंड की जाती हैं, ठीक है। और हमारे पास जो ये मॉडुलो ग्रुप्स आते हैं, ये सेट्स आते हैं, ये हमारे पास ग्रुप होते हैं या नहीं है, ठीक है। फिर हमने कैले टेबल का यूज़ किया, और हमने फिर फर्दर इस पर ये भी चेक किया कि आइडेंटिटी किस तरीके से फाइंड की जाती है, इन्वर्स किस तरीके से फाइंड किया जाता है, और हमने सारी डिस्कशन कर ली। तो आई होप सो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।